बजट 2025 के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो मां लक्ष्मी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हो गरीब और मिडिल क्लास के ऊपर। अब प्रधानमंत्री ने कहा तो हमने भी कहा हम भी प्रार्थना करेंगे मां लक्ष्मी के सामने, क्योंकि देखिए नेतागण ने तो हमारा कुछ किया नहीं। इससे अच्छा कि भगवान के सामने ही थोड़ी झोली फैला ली जाए, भगवान के सामने ही थोड़ा नतमस्तक हो लिया जाए। और अगर हमें मालूम होता, अब बजट के बाद हमें समझ में आ रहा है कि मां लक्ष्मी के सामने हमें पहले ही अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए था, क्योंकि नेतागण से ज्यादा काम तो मां लक्ष्मी ने करके दिखा दिया। क्योंकि आज जो बजट में हुआ है वो शायद कोई बायोलॉजिकल नेता नहीं कर सकता है। मां लक्ष्मी ने हमारी बात सुन ली। एक बहुत बड़ा अहम अनाउंसमेंट हो गया आज बजट में कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमा रहे हो एक साल में तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब सैलरीड होना पड़ेगा इसके लिए, इसमें भी फाइन प्रिंट है, इफ्स एंड बट्स जरूर है, लेकिन सिंपल सिंपल अगर आप बोले तो 12 लाख तक नील टैक्स। अब देखिए अगर आप 12 लाख एक साल में कमा रहे हैं तो पहले 4 लाख के लिए तो आप वैसे में भी जीरो दे रहे हैं। 4 लाख से 8 लाख के बीच में जो अगला 4 लाख रुपए कमा रहे हैं उसके लिए आप 5% टैक्स दे रहे हैं तो 20,000 रुपए हुआ। 8 लाख से 12 लाख जो और 4 लाख आपने कमाए उसमें 10% आपको टैक्स लगेगा तो 40,000 रुपीज टोटल टैक्स पेएबल हो गया आपका 60,000। लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन बना दिया गया है 75,000 रुपीज का। तो इफेक्टिवली पोस्ट टैक्स रिबेट जो आपको मिलता है वो आपका इनकम 12 लाख हो, एक्चुअली 12.75 लाख तक अगर पर एनम हो तो टेक्निकली आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। याद रखिए टैक्स के स्लैब नहीं बदले गए हैं, रिबेट बदला गया है। इसका मतलब अगर आपकी सैलरी 12.76 लाख हो तो आपको वही टैक्स, ऑलमोस्ट उतना ही टैक्स देना पड़ेगा और 12 लाख वाले से टैक्स लायबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो 1 लाख तक जो कमा रहा है वो खुश, 1 लाख से जो ज्यादा कमाएगा उस दुखी। इसीलिए एडिटर इंक्रीमेंट मत मांगना। अब इस बजट के खिलाफ भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे एक बैंडेड बजट कहा है जब इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत चल रही है। कुछ लोग इसको बेकार बजट बोल रहे हैं, बी फॉर बेकार, बी फॉर बैंडेड। उधर दूसरी तरफ इसको बी फॉर बोल्ड, बी फॉर ब्रिलियंट भी बोला जा रहा है। कौन सा बी है ये बजट? बहुत सारी कमेंट्री चल रही है इस बजट के ऊपर कि कैसे पॉलिटिक्स ने इस बजट को शेप किया है। दिल्ली इलेक्शन का टाइमिंग के बारे में बात हो रही है। बिहार इलेक्शन की तरह जो भर भर कर बिहार इलेक्शन को सौंप दिए गए हैं कि ये लग रहा है बिहार बजट चल रहा है, तो बी फॉर बिहार भी वहां बोला जा रहा है। और ऑब्वियसली एक सिमरिंग मिडिल क्लास का जो गुस्सा था उसको एड्रेस किया गया है। एक चीज जो हम देशभक्त पर बार बार बोलते रहते हैं, लोग भूल जाते हैं कि इकोनॉमिक्स से सब कुछ जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स भी जुड़ा हुआ है, पॉलिसी से भी पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है। इसीलिए बोलना बहुत जरूरी है। अगर मिडिल क्लास ने पिछले 1 साल में जो गुस्सा दिखाया है अगर वो ना दिखाया होता तो इस बार बजट में भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिलता। इसीलिए स्पीकिंग अप मैटर्स। लेकिन इस सब पूरे केस में, पूरे बजट में ई फॉर इकोनॉमी का क्या हो गया? क्योंकि सेंसेक्स तो पिछले 3 दिनों से अच्छे तीव्र गति से 1,700 पॉइंट ऊपर चले गया था, लेकिन आज बजट के दिन में एकदम स्टैग्नेंट रह गया। नॉट इंप्रेस्ड, टोटल फ्लैट एंडिंग ऑफ द सेंसेक्स। क्योंकि कोर अगर आप स्टॉक्स देखें तो गवर्नमेंट ने लोअर देन एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, तो वहां ज्यादा खर्च नहीं कर रहा है। सरकार यह भी कह रही है कि भैया हम तो और भी बोरो करेंगे, तो ग्रॉस बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, तो बैंकिंग स्टॉक्स भी नीचे, रेल स्टॉक्स के लिए भी कुछ खास नहीं था तो वो भी गिर गए। तो सवाल यह उठता है कि ब्रॉडर इकोनॉमी का क्या? मिडिल क्लास को आपने शांत कर दिया, बिहार के इलेक्शन के लिए आपने लॉलीपॉप पकड़ा दिया, लेकिन क्या हमारी सरकार ब्रॉडर इकोनॉमी को सपोर्ट दे पाएगी? वो इकोनॉमी जिसको बहुत बुरी तरीके से सपोर्ट दरकार है। ये बात आज हम देशभक्त पर एड्रेस करना चाहेंगे कि क्या इकोनॉमी के लिए यह बजट अच्छा है, जिस इकोनॉमी की हालत टाइट हो चुकी है, जिसको ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि हर चीज अगर आप देखिए, जीडीपी ग्रोथ देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट देखिए, सेविंग्स देखिए, सब कुछ डाउन है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले साल में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होने वाली है, गारंटी ले लीजिए। और इसीलिए आपको भी जरूरत है कि इस अस्थिरता में कुछ चीजों को तो आप भी सेफगार्ड करो। किसी भी आपदा में आप अपने आप को और आपकी फैमिली को आप उसको बचा के चलेंगे ना, उनको प्रोटेक्ट रखेंगे ना। और ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में जिस तरीके से मार्केट, जॉब्स, बिजनेस में उथल पुथल हो रहा है, वैसे लाइफ भी अनसर्टेन हो गई है। इस अनसर्टेनिटी में आपकी फैमिली को सिक्योर करने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लेकर आप अपने फैमिली को एक सिक्योरिटी दे सकते हैं, एक अश्योरिटी मिल जाती है कि अगर आपके लाइफ में कुछ अनहोनी हो जाती है तो आपके फैमिली को एक तय अमाउंट मिलती है जिससे आपकी फैमिली कम से कम जरूरतें अपनी पूरी कर पाए। तो टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। और टर्म प्लान्स 2 करोड़ से 20 करोड़ तक का आप कवरेज ले सकते हो और प्रीमियम स्टार्टिंग ओनली एट 600 to 700 रुपीज पर मंथ।
यानी छोटा प्रीमियम, मोटा लाइफ कवरेज, और फैमिली को आप फाइनेंशियली सिक्योर। और इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी काफी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल के बिल्स आपकी पूरी सेविंग्स को तबाह कर सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको 1 करोड़ तक का कवरेज मिल सकता है। प्लान्स शुरू होते हैं 430 रुपीज पर मंथ से। आपकी कन्वीनियंस के लिए हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। 51 प्लस इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं, वहां से आप अपनी मर्जी से प्लान चूज कर लो। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको 25% डिस्काउंट और क्लेम सपोर्ट मिलेगा। टर्म प्लान में अप टू 15% तक का डिस्काउंट और क्लेम असिस्टेंस मिलेगा। इकोनॉमी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने लाइफ और अपने हेल्थ के फाइनेंस मिनिस्टर को हमें खुद ही बनना पड़ेगा। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी, क्योंकि यह बहुत समझना जरूरी है कि यह बजट बनाया किसके लिए गया था, फोकस किसके ऊपर था और कहां से फोकस हट गया था। फोकस डेफिनेटली मिडिल क्लास पर था। बार बार निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के बारे में बात किया था, सैलरीड क्लास के बारे में बात किया था। और अगर आप इस बड़े मूव को देखो कि जहां आपको इतना बड़ा एग्जेम्पशन दिया गया था, तो सोच के देखिए 7.5 करोड़ रिटर्न्स फाइल किए गए थे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। इसमें से 6.5 करोड़ का इनकम वाज लेस देन 12 लाख। इसका मतलब है इस एग्जेम्पशन के साथ 87% ऑफ द टैक्स फाइल जो होगा उनकी जीरो टैक्स लायबिलिटी बनेगी इस साल। लेकिन जैसे मैंने कहा था, किंतु परंतु सबसे बड़ा इसमें जो कंडीशंस अप्लाई है वो है ये न्यू टैक्स रिजीम में ही अप्लाई होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम कुछ नहीं बदला है। सरकार आपको धक्का दे दे के न्यू टैक्स रिजीम में लाना चाहती है। अब प्रॉब्लम इसमें यह हो जाता है कि जो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है, जो आपको सेव करने में मदद करता था, वहां एग्जेम्पशंस देता था, वो एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलते हैं। तो आपको सेव करने के लिए जो एक इंसेंटिव मिलता था वो हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां एक गेम खेला जा रहा है। लेकिन साथ साथ यह बात तो सरकार को समझ में आ रही है कि चीजें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। टीडीएस लिमिट जो रेंट पर आप देते हैं उसको इंक्रीज कर दिया गया है 2.4 लाख टू 6 लाख। तो इसमें टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड दोनों को थोड़ी राहत मिलेगी, नहीं तो इतना लिखा पड़ी हो जाता है। और टीसीएस थ्रेशोल्ड ऑन फॉरेन रेमिटेंस को भी 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख बना दिया गया है। तो कंप्लायंस, अगर आप बाहर पैसा भेज रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए भी उत्सव का माहौल है, वो भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि टैक्स डिडक्शन लिमिट ऑन इंटरेस्ट इनकम, अगर उनके एफडी वगैरह है, स्टॉक्स वगैरह हैं, तो उसको डबल कर दिया गया है। अब 50,000 की जगह 1 लाख कर दिया गया है, तो उनका टैक्सेबल इनकम भी कम हो जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो टैक्स पेयर्स कैन क्लेम नाउ टू ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैविंग नील एनुअल वैल्यू। तो यह भी अच्छा है, आपके पास दो हो सकते हैं प्रॉपर्टीज विदाउट पेइंग एनी एडिशनल टैक्स। अब इसमें पॉलिटिक्स है कि नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एक ही चीज है। दिल्ली इलेक्शन से पहले इतना बड़ा अनाउंसमेंट करना, कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जरूर देखा जाएगा। और आप कल से ही देखोगे कि कैसे दिल्ली इलेक्शन के बारे में इसके बारे में बात किया जाएगा। 1 लाख करोड़ आप लगा लीजिए, औसतन 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा सरकार को। अब ये 1 लाख रुपए जो सरकार के पास नहीं जाता है, मान लीजिए कि आपने इसको मार्केट में डाल दिया, मतलब लोगों ने पैसा बचाया नहीं, स्पेंड करना शुरू कर दिया। और इसके पीछे मंशा यही है कि आप पैसा बचाओ नहीं, आप पैसा स्पेंड करो। आप जब पैसा स्पेंड करोगे तो फिर कारोबार और काम करेगा, बिजनेसेस और काम करेंगी, और इकोनॉमी के जो पहिए हैं वो फिर से तेजी से घूमने लगेंगे। तो इस 1 लाख करोड़ से इकोनॉमी में कितना स्पार्क आएगा, कितना इग्निशन आएगा? आप सोच के देखिए कि हमारा टोटल प्राइवेट एक्सपेंडिचर 150 करोड़ के आसपास, 150 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट जब तक नहीं होगा, या इसको हम दूसरे चीजों के साथ जब तक नहीं मिलाएंगे, तब तक इसका इंपैक्ट उतना बड़ा नहीं होगा। क्योंकि याद रखिए, यह सिर्फ सैलरीड एग्जेम्पशन है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्स आपको देना पड़ेगा। यूलिप विड्रॉल्स को भी फुली टैक्सेबल बनाया दिया जा रहा है। जीएसटी की मार वही की वही है। और बहुत लोगों का कहना है कि ये 1 लाख करोड़ रुपए जो घाटा हो रहा है सरकार को, वो जीएसटी के थ्रू सरकार कहीं ना कहीं आप ही से निकालेगी। एक पॉकेट दिया, दूसरे पॉकेट से निकाल लिया। कुछ चीजों को लेकिन सस्ते करने की कोशिश की गई है, जिससे इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिले। मोबाइल फोन में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, कंपोनेंट्स इस्तेमाल होती हैं, बैटरी प्रोडक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके लिए टैक्सेस कम कर दी गई हैं। क्रिटिकल ड्रग्स, 36 ड्रग्स जिसको कैंसर और रेयर डिजीजेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ 37 मेडिसिन के ऊपर से भी ये टैक्सेस और टैरिफ्स हटा दिए गए हैं। रॉ मटेरियल जिसके लिए मेक इन इंडिया जिससे बनेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी से बहुत चीजों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। पिछले बजट में भी हुआ था और इस बार भी कोबाल्ट प्रोडक्ट्स, लेड, जिंक, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, 12 और भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जहां से ये सारी चीजें हटा दी गई हैं।
चीजों को लाना देश के अंदर और आसान कर दिया गया है। शिप बिल्डिंग एग्जेम्पशन ऑन रॉ मटेरियल्स जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होती है उसको भी एग्जेम्पशन दे दिया गया है 10 और साल के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ पॉलिटिक्स बहुत जोरों से खेला गया। बिहार तो इतनी तरीके से फीचर किया कि बी फॉर बिहार ही लग रहा था कि बिहार का बजट चल रहा हो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण खुद भी मुस्कुरा रही थी जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद बिहार के बारे में बात हो रही थी। एक नया मखाना बोर्ड बनाया जाएगा मखाना एक्सपोर्ट्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बनाया जाएगा बिहार में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स और ऐड किए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट को और विकसित किया जाएगा। वेस्ट कोसी कैनाल प्रोजेक्ट होगा और आईआईटी पटना को भी और एक्सपैंड किया जाएगा, फैसिलिटीज ऐड की जाएंगी। डीएमके की कड़ीमुड़ी ने तो यहां तक ट्वीट कर दिया कि इतने सालों से मैं पार्लियामेंट में हूं, यह पहली बार हुआ मुझे अवसर मिला कि बिहार स्टेट बजट मैं दिल्ली के संसद में बैठ के सुन रही हूं। तो पॉलिटिक्स तो अच्छी तरीके से इसमें खेला गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो दिल्ली इलेक्शन हो, मिडिल क्लास हो या बिहार हो। सवाल यह है कि वी फॉर विजन कहां है इस बजट में। एक विजन एलिमेंट और एक विजन स्टेटमेंट जरूर था कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है इसको फिर से बढ़ाया जाए, एक डीप टेक फंड बनाया जाए 10,000 करोड़ का, जिससे एक कैटलिस्ट मिले कि भैया और भी नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप को फंडिंग मिले, इनिशिएटिव मिले। तो इनके लिए एक पीरियड ऑफ 5 इयर्स ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेस भी है। जो एलिजिबल स्टार्टअप है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी लोन्स, 10 से 20 करोड़ तक के लोन्स प्रोवाइड करेंगी स्टार्टअप से। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या AIF फॉर स्टार्टअप, उसमें ऑलरेडी 91,000 करोड़ का ऑलरेडी कमिटमेंट्स आ चुके हैं। लेकिन कहां विजन लैकिंग है वो ये है कि शायद 5 साल हो गए हैं मैं सुनता आया हूं निर्मला सीतारमण कैसे बताती हैं कि हम टॉय मैन्युफैक्चरिंग के हब बनेंगे। क्या हमारे देश को बस टॉय मैन्युफैक्चरिंग से अपने आप को मतलब देना होगा, जब AI की दुनिया में, डिफेंस की दुनिया में, न्यूक्लियर एनर्जी की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इतनी सारी एडवांसमेंट्स चाइना कर चुका है और हम बैठे हैं टॉय मैन्युफैक्चरिंग और टॉयज में अपना विजन दिखाने के लिए। एक बार और मैं टॉय सुनूंगा अगले बजट में ना, बाल मैं अपने निकाल दूंगा, सच्ची में बता रहा हूं। ये एक लैकिंग ऑफ विजन जरूर है। लेकिन एक चीज तो लगता है सरकार को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पैसा कम आ रहा है देश के अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहा है, इसीलिए एफडीआई इन इंश्योरेंस बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर जिसे माना जाता है, एफडीआई इन इंश्योरेंस को 100% तक हाइक कर दिया है, जिससे और भी ज्यादा फॉरेन जायंट्स हमारे देश में आए और भी पैसा आए। लेकिन इससे क्या ब्रॉडर इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व होगा? उसका आंसर आप इस बात से लगा लीजिए कि अब सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितने दुर्दशा में है। पहले तो जब हम बोलते थे, हमें बोलते थे सोरोस फंडेड गो टू पाकिस्तान, लेकिन अब तो सरकार खुद ही मान रही है। ये जो सारे आंकड़े मैं आपको बताने वाला हूं अभी, ये सरकारी आंकड़े हैं। सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, रियल वेजेस इन लोग का 2017-2018 के लेवल पर चले गया है। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 2023-2024 का जो आम आदमी जो पैसा कमा रहा है, जो सैलरीड आदमी पैसा कमा रहा है, वो 2017-2018 के लेवल पर है। तो आप सोचिए कि आपके जेब में जो पैसा है वो 5-6 साल से वही पड़ा हुआ है, उससे कम हो चुका है। इकोनॉमिक सर्वे यह भी बता रहा है कि ये जो फालतू फंड का हम डिबेट लगाकर बैठे हैं, 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो, 18 घंटे काम करो, ये जो 60 आवर एक वार्निंग दे दिया है। सोचिए, इकोनॉमिक सर्वे ये बता रही है कि 60 आवर से ज्यादा अगर हफ्ते में काम करोगे तो आपके मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ही खराब है। कोई भी अगर 12 घंटे दिन में काम करता है उससे ज्यादा, तो ये अच्छा नहीं है उसके हेल्थ के लिए। इंडिया में आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी, किसी के भी अच्छे दिन नहीं आए हैं। एक तरफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 15 ईयर हाई पर बैठा हुआ है, लेकिन जो रियल वेजेस हैं वो स्टैग्नेंट है, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। सरकार की इकोनॉमिक सर्वे बता रही है कि प्रॉफिटेबिलिटी FY 2024 में 15 साल और अगर 22.3% के आसपास आपका प्रॉफिट जंप है, और वहीं वेजेस 1.5% से इंक्रीज हो रहा है, माने इन्फ्लेशन से भी बहुत बहुत कम। और जीडीपी ग्रोथ के बारे में हम यहां देशभक्त पर भी बात कर चुके हैं। जो प्रोजेक्टेड रेट है वो 4 ईयर लो ऑफ 6.4% तक आएगा। एनएसओ का जो एडवांस डेटा है, जो मार्च तक एडवांस डेटा देता है कि पूरे साल का ग्रोथ कितना होगा, 6.4% पर हम बैठे हुए हैं। और ये बिकॉज हमारे पास वीक इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है हमारे देश में। आप सोचिए,
इकोनॉमिक सर्वे बोल रही है कि हमें एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम यह मानने को तैयार नहीं है, सरकार मानने को तैयार नहीं है कि यहां एक क्राइसिस बन चुकी है। 8% पर हमें ग्रो करना होगा, सरकार का इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है 8% तक ग्रो करना होगा एक दशक के लिए। ये जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, अच्छे दिन की बात करते हैं, 8% ग्रोथ फॉर अ डेकेड, और अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं 6% के ऊपर ग्रो करने में। तो ये कैसे होगा जब सेंटर का फोकस होगा? क्या सेंटर का फोकस इकोनॉमी पे है या खुदाई पर है? ये आप खुद देख लीजिए। रुपया का हालत आपको देख लीजिए, एक तरफ बजट आ रहा था, दूसरी तरफ रुपया अनदर रिकॉर्ड लो ऑफ 86.65 टू द डॉलर हो गया। तो रुपी डेप्रिसिएशन अभी भी चालू रहेगा, 90 दूर नहीं है, 100 भी हो सकता है। उसके ऊपर इनकम इनइक्वालिटी देखिए, आज चलिए मिडिल क्लास के थोड़े पैसे बच जाएंगे, और लेकिन मिडिल जो गरीब हैं उनका क्या? जो इनकम इनइक्वालिटी है, सरकार का डेटा खुद दिखा रही है कि 1950 लेवल तक हम पहुंच गए हैं। जो अमीर और गरीब में जो फर्क है, तो वो अमीर ज्यादा देर तक अमीर रह नहीं पाएंगे क्योंकि उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई है नहीं। और उधर सेंसेक्स जो हम सोच रहे थे आज उछलेगा, वो नहीं उछलता है। पहली बार 23 साल में ऐसा हुआ है कि 4 महीने का लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है। तो मार्केट में भी मंदी काफी तेजी से आ चुकी है। क्या अगले हफ्ते बजट का कोई और ऐसा चीज निकलेगा जिससे मार्केट दौड़ पड़ेगा? यह देखने वाली बात है। लेकिन मार्केट्स भी अब दिखा रही है कि यह चिंता का विषय बन चुका है। यह बात हम देशभक्त पर पहले भी कह चुके हैं। मिडिल क्लास को आज आपने बचा लिया, उनको थोड़ा सा आपने रिलीफ दे दिया, उनको आपने थोड़ा सा बैंडेड दे दिया, लेकिन इकोनॉमी की हालत खस्ता है। और वो खस्ता हालत आप ठीक नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका फोकस नहीं है। एक तरफ आप अब्दुल को भी टाइट करना चाहते हो, दूसरी तरफ आप खुदाई भी करना चाहते हो, तीसरी तरफ आप प्रेस को भी कंट्रोल करना चाहते हो, चौथी तरफ आप ऑपोजिशन को भी जेल में डालना चाहते हो, आप नैरेटिव भी कंट्रोल करना चाहते हो, आप ऑप्टिक्स भी करना चाहते हो। अरे इकोनॉमी पर फोकस करने का टाइम आपके पास है कहां? अगर ये सारी चीजें छोड़कर आपने इकोनॉमी पर फोकस किया, तब हम विश्वगुरु की तरफ जा सकते हैं, तब हम टक्कर दे सकते हैं, तब आपके और मेरे जेब में कुछ पैसे आ सकते हैं। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि ऐसे दिन और भी बने। आज कुछ नहीं तो सही, लेफ्ट हो, राइट हो, देशभक्त हो, हम ये बात तो है कि आज सब लोग इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं। पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, डेवलपिंग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, डिगिंग इन इंडिया के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो थोड़ा और बजट, थोड़ा और इकोनॉमी, थोड़ा और देश के बारे में, थोड़ा और पर कैपिटा जीडीपी, थोड़ा बटुए के बारे में बात करिए। क्योंकि ये जो बजट है, इसका अल्टीमेट एम तो यही होना चाहिए कि आपके और मेरे बीफ और बटुए में कितना पैसा जा रहा है।